कुछ प्रेम कहानियों का अंत दिल टूटने पर होता है, पर इस कहानी का अंत बहुत भयानक था। बिल्कुल। सुनने में तो ये एक मॉडर्न लव स्टोरी जैसी लगती है ना। दो युवा प्यार में, शायद थोड़ी परिवार की मर्जी के खिलाफ भी। हाँ, और सपनों के शहर में, मुंबई में अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसका अंजाम अंजाम भारत की सबसे ज्यादा दहला देने वाली भयानक हत्याओं में से एक के तौर पर हुआ। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, उसने अपनी क्रूरता और धोखे से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है, ये द डेली फ्रिज मर्डर श्रद्धा वॉकर स्टोरी से मिली जानकारी और तथ्यों पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इसकी परतों को खोलना है। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करना है कि आखिर एक रिश्ता जो शायद प्यार से शुरू हुआ था, वो इतने भयानक अपराध में कैसे बदल गया, और उन चेतावनियों पर भी गौर करना जिन्हें शायद पहले पहचाना जा सकता था। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। श्रद्धा वाकर कौन थी, क्या बैकग्राउंड था उनका? श्रद्धा का जन्म 1996 में हुआ था, महाराष्ट्र के वसई में। और जैसा पता चलता है वो काफी होशियार, इंडिपेंडेंट, मतलब आत्मनिर्भर और दयालु किस्म की लड़की थी। अच्छा। मुंबई में एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी, अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश में लगी हुई थी। और वहीं उसी कॉल सेंटर में उनकी मुलाकात हुई आफताब अमीन पूनावाला से। हाँ, वहीं पर आफताब के बारे में जो जानकारी है वो ये कि वो काफी आकर्षक था, कॉन्फिडेंट, बातूनी टाइप का। पहली नजर में शायद काफी इंप्रेसिव लगा हो जी। और 2018 में इन दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। रिश्ते का जो शुरुआती दौर था, कम से कम बाहर से देखने पर तो काफी रोमांटिक लगता था। सोशल मीडिया पर भी दिखता है ये। बिल्कुल, मैंने भी देखा। श्रद्धा अक्सर आफताब के साथ तस्वीरें डालती थी और कैप्शन लिखती थी जैसे मेरा सब कुछ। ये दिखाता है कि शुरुआत में वो इस रिश्ते में कितनी इन्वॉल्व थी। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन ये तस्वीर ज्यादा दिनों तक ऐसी नहीं रही, है ना? नहीं, यहीं पर कहानी में वो चिंताजनक मोड़ आने लगते हैं। श्रद्धा के दोस्तों ने, जो उसके करीब थे, उन्होंने उसमें बदलाव नोटिस करना शुरू किया। कैसा बदलाव? वो पहले जैसी नहीं रही। जो चुलबुली खुली लड़की थी, वो धीरे धीरे शांत रहने लगी, चुप सी हो गई। ये अक्सर जो एब्यूजिव रिलेशनशिप होते हैं ना, उनका पहला संकेत होता है। पर्सनालिटी में चेंज आना, खुद को समेट लेना। और बात सिर्फ शांत रहने तक नहीं थी। जहां तक मुझे पता है, दोस्तों ने उसकी बाहों पर और एक बार होंठ के पास चोट के निशान भी देखे थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये फिजिकल वायलेंस के साफ संकेत थे, ब्रूजेस थे। और जब दोस्तों ने पूछा होगा, जाहिर है पूछा होगा। हाँ, जब दोस्तों ने हिम्मत करके पूछा तो श्रद्धा का जो जवाब था वो बहुत कुछ कहता है। और दुख की बात है कि ये बहुत आम जवाब होता है ऐसे मामलों में। क्या कहा उन्होंने? उसने कहा, आफताब को गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, वो बदल जाएगा। ये जो उम्मीद होती है ना कि वो बदल जाएगा, ये अक्सर विक्टिम्स को खतरनाक रिश्तों में फंसाए रखती है। हाँ, ये एक क्लासिक पैटर्न है। गुस्सा, फिर माफी, फिर प्यार जताना और फिर से वही साइकिल। और धीरे धीरे पीड़ित बाहरी दुनिया से कटने लगता है। यहाँ भी शायद ऐसा ही हुआ, खासकर जब परिवार का विरोध सामने आया। जी हाँ, श्रद्धा के पेरेंट्स को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। और जहां तक पता चला है, उनकी आपत्ति सिर्फ अलग धर्म की वजह से नहीं थी, बल्कि उन्होंने आफताब के कंट्रोलिंग नेचर को भी शायद भांप लिया था। वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद थे। लेकिन श्रद्धा ने रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मना कर दिया और नतीजा ये हुआ कि परिवार ने उनसे संपर्क तोड़ दिया। ये समझना मुश्किल है कि उस वक्त श्रद्धा पर क्या बीती होगी। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार का छूटना। इससे वो शायद और भी अकेली हो गई होंगी और आफताब पर और ज्यादा निर्भर। बिल्कुल। और ये अकेलापन, ये आइसोलेशन अक्सर अब्यूजर के लिए फायदेमंद होता है। जब विक्टिम के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचता, तो उस पर कंट्रोल करना, उसे मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। और शायद इसी अकेलेपन को और बढ़ाने के लिए अगला कदम उठाया गया। मई 2022 में वो दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए। हाँ, दिल्ली महरौली के पास छतरपुर पहाड़ी में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। श्रद्धा के लिए ये शायद एक नई शुरुआत की उम्मीद रही होगी, अपने प्यार के साथ एक नई जिंदगी बसाने का सपना। पर आफताब के इरादे शायद कुछ और थे। जो संकेत मिलते हैं वो यही बताते हैं कि आफताब के लिए इसका मकसद शायद कुछ और था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था, श्रद्धा को उसके बचे कुचे सोशल सर्कल से भी पूरी तरह काट देना, उस पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। और इस नए घर में भी झगड़े बनने हुए? बिल्कुल नहीं। पड़ोसियों ने बाद में गवाही दी है कि वे अक्सर उनके फ्लैट से लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनते थे। चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से चीजें पटकना, ये सब आम था। ये दिखाता है कि तनाव और हिंसा लगातार चल रही थी। और सबसे दुखद बात शायद ये है कि किसी ने दखल नहीं दिया। हाँ, यही। सबने इसे उनका आपसी मामला मान लिया।
ये जो सामाजिक उदासीनता है ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग अक्सर घरेलू झगड़ों में पड़ने से कतराते हैं, लेकिन कभी-कभी ये चुप्पी किसी की जान पर बनाती है। ये सवाल तो मन में आता है कि क्या अगर उस वक्त किसी ने दखल दिया होता तो कहानी का अंत कुछ और होता? सोचने वाली बात है, बहुत मुश्किल है कहना, पर हाँ, सोचने वाली बात जरूर है। और फिर आई वो रात, वो भयानक रात 28 मई 2022। उस रात क्या हुआ? जानकारी के अनुसार उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ था। हाँ, झगड़ा हुआ, और इस बार झगड़े का मुद्दा था शादी। श्रद्धा रिश्ते को आगे ले जाना चाहती थी, वो शादी करना चाहती थी। और आफताब? आफताब इसके लिए तैयार नहीं था, उसने साफ मना कर दिया। ये अक्सर ऐसे रिश्तों में एक ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है, जब एक पार्टनर कमिटमेंट चाहता है और दूसरा सिर्फ कंट्रोल रखना चाहता है। बहस बड़ी होगी। बहस बढ़ी, और गुस्से में श्रद्धा ने उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने की धमकी दी। शायद ये पहली बार नहीं कहा होगा उन्होंने, लेकिन इस बार नतीजा बहुत भयानक हुआ। क्या किया आफताब ने? आफताब ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसने श्रद्धा का गला पकड़ लिया और तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। ओह, सिर्फ 26 साल की उम्र में श्रद्धा की जिंदगी खत्म हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस प्यार के लिए वो सबसे लड़ी, उसका अंत ऐसा होगा। श्रद्धा की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन आफताब के अपराध की कहानी तो यहाँ से और भी ज्यादा वीभत्स और ज्यादा डरावनी होने वाली थी। जो इसके बाद हुआ वो शायद इंसानी समझ से ही परे हैं। हत्या करने के बाद आफताब 2 दिनों तक, आप सोच सकती हैं, 2 दिनों तक उसी फ्लैट में श्रद्धा के शव के साथ रहा। 2 दिन? उसी फ्लैट में। हाँ। और इस दौरान जैसा सूत्रों से पता चलता है, वो सामान्य बर्ताव कर रहा था। सिगरेट पी रहा था, बाहर से खाना मंगवा रहा था, टीवी देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो अविश्वसनीय है। किस तरह की मानसिकता है, मतलब भावनाओं का पूरी तरह से खत्म हो जाना। बिल्कुल, एक गहरे मानसिक विचलन का संकेत है ये। फिर उसने आगे की प्लानिंग की। ऑनलाइन एक 300 लीटर का बड़ा फ्रिज ऑर्डर किया। फ्रिज? क्यों? अभी पता चलेगा क्यों। फ्रिज खरीदने के बाद उसने गूगल पर जो सर्च किया, वो उसके ठंडे दिमाग और आगे के इरादों को साफ जाहिर करता है। क्या सर्च किया उसने? उसने सर्च किया, हत्या के बाद खून कैसे साफ करें, शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए, और सबसे ज्यादा भयानक, इंसानी शरीर या मांस को ठीक से कैसे काटा जाए। बाप रे। हाँ, ये सर्च हिस्ट्री दिखाती है कि ये सिर्फ गुस्से में हुई हत्या के बाद का पैनिक नहीं था, बल्कि सबूत मिटाने की एक सोची समझी ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना थी। और फिर उसने वो किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उसने एक तेज धार वाली आरी और रसोई के चाकू का इस्तेमाल करके श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। 35 टुकड़े? हाँ, सिर, हाथ, पैर सब अलग अलग किए। फिर उन्हें प्लास्टिक के थैलों में पैक किया। फ्लैट को केमिकल्स से, एयर फ्रेशनर से साफ किया ताकि कोई गंध ना रहे, कोई निशान न बचे। ये सब करने के लिए किस हद तक असंवेदनशीलता चाहिए होगी। और उन टुकड़ों का क्या किया? फ्रिज में क्यों रखा था? उसने उन थैलों को उसी नए फ्रिज में स्टोर किया। फिर लगभग 18 रातों तक, सोचिए 18 रातें, वो हर रात अंधेरे में करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच एक छोटा बैग लेकर बाहर निकलता था। और पास में ही महरौली का जंगल था। वो रोज रात को जंगल में जाकर 1 या 2 टुकड़े फेंकाता था, अलग अलग जगहों पर, ताकि किसी को शक न हो और वो धीरे धीरे सारे सबूत मिटा सके। ये पूरी प्रक्रिया रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और ये सब करते हुए बाहर की दुनिया के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल था, एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। ये डबल लाइफ का एक चरम उदाहरण है। इस पूरे समय आफताब का व्यवहार, जैसा पता चला, बेहद शांत और सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने तो शायद श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इस्तेमाल किए थे। बिल्कुल, श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट इस्तेमाल करना जारी रखा, पुरानी तस्वीरें पोस्ट की, या ऐसा दिखाया कि श्रद्धा कहीं और है, ठीक है, बस बिजी है, ताकि किसी को, खासकर उसके दोस्तों को, शक न हो कि वो गायब है। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये तो पीड़ित की पहचान को ही मिटाने की कोशिश थी, अपने झूठ को बनाए रखने का एक घिनौना तरीका था। हाँ, और उसने श्रद्धा के फोन से उसके दोस्तों को मैसेज भी किए। जब दोस्तों ने पूछा कि वो कहाँ है, कैसी है, तो जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी व्यस्त हूँ। सोचिए उन दोस्तों पर क्या गुजरी होगी जब उन्हें महीनों बाद सच्चाई पता चली होगी। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान वो दूसरी लड़कियों से डेटिंग एप्स पर मिल रहा था। जी हाँ, और कुछ को तो वो उसी फ्लैट पर भी लेकर आया था।
उसी फ्लैट पर जहां फ्रिज में श्रद्धा के शरीर के हिस्से रखे हुए थे। उसी फ्लैट में? उसी फ्लैट में। एक महिला ने बाद में पुलिस को बयान भी दिया कि जब वो फ्लैट पर आई थी तो उसे एक अजीब सी सड़ी हुई सी गंध महसूस हुई थी। ओह, तो उसने पूछा नहीं आफताब से? उसने पूछा, लेकिन आफताब ने बहाना बना दिया कि ये खराब मांस की गंध है या शायद सीवर लाइन से आ रही है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि वो महिला उस वक्त कितने बड़े खतरे के बिल्कुल पास थी। ये आफताब की ढिठाई और असंवेदनशीलता की हद थी। मतलब वो अपने किए पर कितना बेफिक्र था। बिल्कुल। और ये सब कई महीनों तक चलता रहा। मई में हत्या हुई और नवंबर तक किसी को कुछ पता नहीं चला। आखिरकार ये मामला सामने कैसे आया? हाँ, कई महीने बीत गए। श्रद्धा के पिता विकास वाकर लगातार अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, लेकिन उसका फोन या तो बंद आ रहा था या कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उधर श्रद्धा के दोस्त भी परेशान होने लगे थे। श्रद्धा का यूं अचानक सबसे कांटेक्ट तोड़ देना उनके लिए अजीब था। ये उसके नेचर के बिल्कुल खिलाफ था। आखिरकार नवंबर 2022 में हत्या के लगभग 6 महीने बाद पिता की चिंता बर्दाश्त से बाहर हो गई। हाँ, तब उन्होंने महाराष्ट्र के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। क्योंकि श्रद्धा और आफताब दिल्ली में रह रहे थे तो मामला दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर हुआ होगा। बिल्कुल। मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने फिर टेक्निकल सर्वेलेंस मतलब फोन रिकॉर्ड्स वगैरह की जांच शुरू की और उससे पता चला कि श्रद्धा की आखिरी मोबाइल लोकेशन वही मेहरौली वाला फ्लैट थी। एग्जैक्टली वही फ्लैट। और फिर 12 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस की टीम उस फ्लैट पर पहुंची। वहां क्या हुआ? आफताब का रिएक्शन कैसा था? जैसा कि सूत्रों से पता चला है, आफताब ने दरवाजा खोला और तब भी उसका व्यवहार एकदम शांत, भावहीन था। कोई घबराहट नहीं। पुलिस ने श्रद्धा के बारे में पूछा होगा? हाँ, पूछा तो उसने बड़ी आसानी से वही पुराना झूठ दोहरा दिया। वो तो मुझे कई महीने पहले ही छोड़कर चले गई, हमारा झगड़ा हुआ था। लेकिन इस बार पुलिस सिर्फ उसकी बात मानने वाली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस अनुभवी थी। अधिकारियों ने फ्लैट पर नजर दौड़ाई और उन्होंने देखा कि श्रद्धा का सारा सामान, उसके कपड़े, जूते, चप्पल, उसका टूथब्रश, सब कुछ वहीं था। ये तो शक करने वाली बात थी। अगर कोई किसी को छोड़कर जाता है तो अपना रोजमर्रा का जरूरी सामान तो लेकर ही जाता है ना? बिल्कुल। ये बात आफताब के बयान से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी और यहीं पर पुलिस का शक गहरा हो गया। फिर क्या हुआ? पूछताछ हुई होगी। हाँ, जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की, उसके बयानों में जो विरोधाभास थे उन पर सवाल किए, तो धीरे धीरे उसके चेहरे के हाव-भाव बदलने लगे और फिर लगभग ठंडेपन से उसने सच उगल दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा, हाँ, मैंने उसे मार डाला। बस ऐसे ही, बिना किसी हिचकिचाहट के? एक ये फ्रिज में रखा और फिर कैसे रोज रात को जंगल में फेंकता रहा। और उसने वो जगहें भी बताई जहां उसने टुकड़े फेंके थे? हाँ, वो पुलिस को मेहरौली के जंगल में उन जगहों पर भी ले गया। ये इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। वहां से कुछ मिला? पुलिस ने उन जगहों की तलाशी ली और वहां से हड्डियां मिली, बालों के गुच्छे मिले और सबसे महत्वपूर्ण, जबड़े का एक टुकड़ा मिला। जबड़े का टुकड़ा? हाँ, बाद में इन सभी अवशेषों का डीएनए टेस्ट श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच कर गया। अब इसमें कोई शक बाकी नहीं रह गया था कि ये अवशेष श्रद्धा वाकर के ही थे और आफताब जो कह रहा था वो सच था। इस खुलासे के बाद तो जैसे पूरे देश में भूचाल आ गया होगा। बिल्कुल। ये मामला आग की तरह फैला। मीडिया में इसे फ्रिज मर्डर केस कहा जाने लगा। ये नेशनल न्यूज बन गया। लोगों में गुस्सा भी था, हैरानी भी थी और डर भी। पूछताछ के दौरान आफताब का रवैया कैसा रहा? क्या उसे कोई पछतावा था? जांच अधिकारियों के लिए भी ये चौंकाने वाला था। सूत्रों के मुताबिक उसने अपने किए पर कोई पछतावा, कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। बिल्कुल कोल्ड, इमोशनलेस। हाँ, ये बात भी बहुत चर्चा में थी कि उसने खुद की तुलना एक अमेरिकन टीवी शो डेक्स्टर के काल्पनिक सीरियल किलर डेक्स्टर मॉर्गन से की थी। हाँ, कथित तौर पर उसने कहा कि वो शव को ठिकाने लगाने के तरीकों के लिए उस शो से प्रेरित हुआ था। अब ये कितना सच है और कितना जांच को भटकाने की कोशिश, ये कहना मुश्किल है, पर उसने ये कहा। उसका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी हुआ था ना? उसमें क्या सामने आया? हाँ, ये टेस्ट भी हुए और जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अपने किए पर कोई अपराध बोध है, कोई गिल्ट है, तो उसका कथित जवाब था, नहीं, वो मुझे छोड़ने वाली थी, उसने मुझे धोखा दिया। मतलब वो विक्टिम को ही ब्लेम कर रहा था? हाँ, ये पीड़ित को ही दोषी ठहराने की क्लासिक मानसिकता है जो अक्सर ऐसे अपराधी दिखाते हैं। अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय वो सारा दोष मरने वाले पर डाल देते हैं। जांच में पुलिस को और क्या-क्या मजबूत सबूत मिले आफताब के खिलाफ? पुलिस ने फ्लैट से कई अहम सबूत इकट्ठे किए। वो आरी और चाकू जिनसे शरीर काटा गया था, रसोई और बाथरूम में खून के धब्बे मिले,
जिन्हें मिटाने की बहुत कोशिश की गई थी, पर फोरेंसिक जांच में वो पकड़े गए। अच्छा। इसके अलावा फ्लैट के पास श्रद्धा की आखिरी फोन लोकेशन का डेटा, वो फ्रिज खरीदने का बिल, आफताब की गूगल सर्च हिस्ट्री और सबसे बड़ा सबूत जंगल से बरामद वो हड्डियां और जबड़े का टुकड़ा जिनका डीएनए श्रद्धा से मैच कर गया। ये सभी सबूत मिलकर आफताब के खिलाफ एक बहुत मजबूत केस बनाते हैं। इस पूरे मामले ने वाकई समाज में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। महिला सुरक्षा का मुद्दा, लिव इन रिलेशनशिप के क्या जोखिम हैं, क्या फायदे हैं। और सबसे जरूरी, अपमानजनक रिश्तों में जो खतरे के संकेत होते हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, उन पे बहुत जोरदार चर्चा शुरू हुई। बिल्कुल। बाद में श्रद्धा के दोस्तों ने भी बताया था कि उसने कई बार इस रिश्ते से बाहर निकलने की इच्छा जताई थी, शायद मदद भी मांगी थी, लेकिन वो कभी वो आखिरी कदम नहीं उठा पाई। हाँ, शायद डर की वजह से या भावनात्मक ब्लैकमेल की वजह से, या फिर शायद वही झूठी उम्मीद की सब ठीक हो जाएगा, वो बदल जाएगा। और सबसे ज्यादा डरावनी बात जो बाद में सामने आई, अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले उसने एक दोस्त को मैसेज किया था। हाँ, जिसमें उसका डर साफ झलक रहा था। उसने लिखा था, अगर मैं यहीं रुकी तो वो एक दिन मुझे मार डालेगा। और उसकी ये आशंका सच साबित हुई। ये पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमें एक बहुत कठोर सच्चाई याद दिलाता है कि अपमानजनक रिश्तों में खतरे के संकेत अक्सर मौजूद होते हैं, पर कई बार पीड़ित उन्हें पहचान नहीं पाता या समाज उन्हें अनदेखा कर देता है। इसका कानूनी तौर पर अभी क्या स्टेटस है? क्या न्याय की प्रक्रिया कहीं पहुंची है? देखिए, 2025 तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से मुकदमा दिल्ली की साकेत कोर्ट में चल रहा है। आफताब पूनावाला जुडिशियल कस्टडी में, मतलब जेल में है। और चार्जेस? उस पर इंडियन पिनल कोड की धारा 302 यानी हत्या और धारा 201 यानी अपराध के सबूत मिटाने या नष्ट करने के तहत गंभीर आरोप तय किए गए हैं। ट्रायल अभी जारी है। जनता का गुस्सा और इस केस में दिलचस्पी अभी भी काफी बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, और श्रद्धा का परिवार लगातार न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। वो आफताब के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, मतलब कई लेवल्स पर एक चेतावनी है। जैसा कि हमारे सोर्स के आखिर में भी एक बहुत जरूरी बात कही गई है, प्यार आपको सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, फंसा हुआ नहीं, डरा हुआ नहीं। सही कहा। अगर किसी रिश्ते में डर है, घुटन है, कंट्रोल है, तो वो प्यार नहीं है, वो कुछ और है। बिल्कुल, और ये मामला हमें बार बार याद दिलाता है कि दुर्व्यवहार को, चाहे वो इमोशनल हो, वर्बल हो या फिजिकल, कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्यार के नाम पर कंट्रोल को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और अगर कोई मदद मांगे या हमें लगे कि कोई खतरे में है, तो हमारी चुप्पी भी खतरनाक हो सकती है। ये केस दिखाता है कि कैसे एक सामान्य दिखने वाले इंसान के अंदर भी कितना अकल्पनीय अंधेरा छिपा हो सकता है। और ये हमें उस अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है जिस पर हमने पहले भी जिक्र किया था, प्यार और नियंत्रण के बीच की वो महीन रेखा क्या है, वो बारीक लाइन कहाँ है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, कहाँ पर देखभाल चिंता नियंत्रण में बदल जाती है। हाँ, और समाज की उदासीनता, वो सोच के अरे ये तो उनका आपसी मामला है, इस तरह की त्रासदियों में क्या भूमिका निभाती है? क्या हम एक पड़ोसी के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर या समाज के सदस्य के तौर पर कुछ अलग कर सकते थे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद आसान नहीं है, लेकिन इन पर सोचना विचार करना बहुत जरूरी है।